हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका एक इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 7 को हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। इसमें पर्यावरण और धारणीय विकास को हम लोग समझ रहे हैं और इसी लेसन नंबर 7 के अंतर्गत हमने पर्यावरण से क्या क्या चीजें आपकी बदलती हैं, उससे कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे ग्लोबल हीट होती है, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, उनका मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर कैसे प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीजों को हमने देखने की हमने कोशिश की। उत्पादन, खाद्यान्न और हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हमको देखने के लिए मिलते हैं, हमने इन चीजों पर बात की थी। ठीक है, तो कल हम इतने यहाँ तक देखने का प्रयास किया और हम ग्लोबल हीट तक देख चुके थे। और हम इससे आगे मैं आपको बता रहा था ग्लोबल हीट ठीक अवशोषित क्षमता के इसके साथ नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों का गहन और विस्तार से निष्करण, अनेक महत्वपूर्ण पहलू संसाधन विलुप्त होते गए हैं। इन चीजों को हमने देखा है और हम नए संसाधनों की खोज और प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि का व्यय हम लोग देख रहे हैं। और इसके साथ ही जुड़ी पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता, स्वास्थ्य लागत, जलवायु की गुणवत्ता में गिरावट और सांस और संक्रमण की घटनाएं, वैश्विक मुद्दे और वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय की स्थिति और गंभीर बना दिया है। सरकार को अधिक व्यय करना पड़ रहा है, तो व्यय किस लिए है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। और स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के अवसर कैसे मिले हैं, उन सारे प्रभावों को हमने जानने की कोशिश की है और उनकी सुनिश्चितता को बढ़ाने और उनको प्रयासरत चीजों को देखने की कोशिश की है कि आखिर में ये सुनिश्चितता किस प्रकार की है, कैसे ये बढ़ी है, कैसे ये देखा है। इन सबको हमने देख लिया। यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या पर्यावरण समस्या इस शताब्दी के लिए नहीं है या ऐसा कोई क्यों है। इन प्रश्नों के उत्तर हम इन विस्तार से जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभ के महाभारत के दिनों में जब सभ्यता शुरू हुई थी, तब जननांग के विस्तार की अवधारणा क्या थी, पूर्व और देशों में औद्योगिकरण का किस तरह की पहल हुई थी, उन पहलों के पहलू क्या थे। इन सब चीजों पर हमने जानने का आपका प्रयास हमने किया और उसमें देखेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे। तो इसी के साथ हमने देखी दामोदर भारत में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र में से एक, भारी उद्योग प्रदूषण का एक तत्व, दामोदर महाकिनारे संकट। मैंने कल भी बताया था ना कि जो बे ऑफ बंगाल के पास जो आपकी नदी है वेस्ट बंगाल में, दामोदर रिवर, अगर आप उसका पानी देखोगे तो आपको हरा दिखाई देगा। और हरा वो पारा के कारण और आर्सेनिक के कारण है। इसका जल आपके पीने योग्य ही नहीं बचा है। तो ऐसे जल का क्या फायदा जो किसी उपभोग में न ले सके। और उसका हरा जल होने के कारण, या आप कह सकते हैं जो उसमें आपका प्रदूषण है, बाकी जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, चाहे वो जैव अपशिष्ट हो, चाहे वो किसी प्रकार का अपशिष्ट हो, वो आपके जल में घुलनशील हो जाता है और जिसके कारण वो जलीय तंत्र के परितंत्र को आपके नष्ट पहुंचा रहा है। जो जलीय जीव रहते हैं वो हेल्थ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव करता है, या उनके जलीय जीव को, जैसे आपकी मछली को अगर कोई आदमी उपभोग करता है तो मिनी माता कतई कतई ये सारे रोग आपका हो सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमें यही है वैश्विक उष्णता, ओजोन परत क्षरण, गंभीरता के बहुत सारे ऐसे मुद्दे, वैश्विक चीजों पर आप इनको देख सकते हैं। ठीक, और इनकी स्थिति को माप सकते हैं कि आखिर में ये कैसे हो। देखिए, आगे बढ़े। ओजोन परत क्षरण, ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी। ओजोन अपक्षय की समस्या के कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊपर का स्तर है, क्योंकि तो यौगिकों के मूल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी गैसेज इनको कहते हैं। ध्यान रखिए, ओजोन परत क्षरण में सबसे ज्यादा गैस का अगर किसी का योगदान है तो वो है सीएफसी, कार्बन फ्लोरोकार्बन। ये होती कहाँ है, मिलती कैसे है? तो जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, यानी कि जो एसी है, ये हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है? हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।
जो गैस निकलती है रेफ्रिजरेटर से या फ्रिज और एयर कंडीशन यानी एसी से जो गैस निकलती है वो है सीएफसी, फ्लोरो सीएफसी गैसेस, फ्लोरोफ्लोरिस कार्बन निकलती है। और ये क्या करती है, ठंडा रखने वाला जो आपका पदार्थ है, एसोहोल प्रोडक्शन के तथा अग्निशग में प्रयोग, तो हम आग बुझाने के लिए जो गैस प्रयोग करते हैं इसमें ब्रोमोफ्लोराइड्स होता है। और यह ओजोन स्तर के अपक्षय के परिमाण स्वरूप आप देखेंगे बैंगनी विकिरण यूवी परतों की ओर आते हैं। और अंततः त्वचा में कैंसर और पादप पलक फाइकोप्लांटन के उत्पादन में कम, जलीय जीव भी आपके प्रभावित हो जाते हैं। यह जलीय पौधे समृद्धि प्रभावित करता है। और 1989 में से लेकर 1990 के बीच में ओजोन स्तर लगभग 5% की कमी आई है। क्या ये लगभग 5% की कमी, क्योंकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के आने से रोकता है। इसकी अनुमति ओजोन की चिंता का विषय बना है। इसी कारण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अपनाया गया है। इसके तहत सीएफसी ऑर्गेनिक तथा ओजोन अपक्षय रसायन का प्रयोग से रोक लेना पड़ता है। कार्बन टेट्राक्लोरीन क्लोरथिन मिथाइल क्लोराइड, तो ये सारे चीज में हेलोजन वाले जो तत्व हैं दिखाई देते हैं और आपका दिखते हैं। तो सीएफसी गैसेस से होता क्या है, आप देखेंगे कि गैस आई, अब जो हमारी परत होती है ओजोन जो आपकी लेयर है उस लेयर में सीधे जाके टकराती है और ये फिर उस O3 जो है वो तोड़ती है अलग अलग। ये सीएफसी गैसेस कार्बन फ्लोरोकार्बन जब उसको तोड़ती है, इससे क्या होता है, टूटने की वजह से ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें कमी आती है। और कमी आने की वजह से सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमको छन कर फिल्टर होकर आती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों को वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। ठीक, तो अब क्या होगा कि वो कंडीशन में वो उतना अच्छा आपके फिल्टर नहीं होंगी, वो सीधी हमारे पास आएंगी। वो क्या करेंगी, हमारी त्वचा पर उसका प्रभाव होगा। तो जब प्रभाव होगा तो हमको त्वचा संबंधी कैंसर, त्वचा संबंधी रोग और बहुत सारे धब्बे हो सकते हैं। आप देखते हैं जो लोग पहाड़ों में निवास करते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है, तो आपका बर्फ पर जो रेस आपके टकरा कर किसी के फेस पे पड़ती है ना, तो और पूरा फेस कैसा होगा, सुंदर होगा। लेकिन वहां जहां पर पड़ेगी वो आपका ब्लैक ब्लैक उसके चेहरे पर जाने से हमको धब्बे से आपको दिखाई देंगे। और मेनली उपयोग क्या है, ये ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को प्रोटेक्शन करती है, पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करती है। अगर ये कमजोर होगी, पतली होगी, तो ज्यादा पराबैंगनी किरणें नीचे आएंगी तो हमको मानव संबंधी, त्वचा संबंधी रोग होगा। और पेड़ पौधों पर जो आपके प्लांटन हैं उनको भी प्रभावित करेगी, जलीय जीवों को प्रभावित करेगी, वनस्पतियों को प्रभावित करेगी, मानव को प्रभावित करेगी और पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को प्रभावित करेगी। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। और इसी के लिए एक सम्मेलन हुआ था, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वहां किसके लिए था, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये बात की गई थी। और बहुत सारी गैसें जैसे कार्बन क्लोरो टेट्राक्लोरीन मिथेलोइन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत को रखा गया है। ठीक है नहीं, आगे बढ़े। और सेवा में इनकी पूर्ति ऐसी है बहुत कम थी। इसका अर्थ यह हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण की अफसोसी क्षमता के भीतर संसाधन का निष्कसन की दर में संसाधन को पुनः सर्जन यानी कि रिन्यूअल करने के लिए दर कम थी। ठीक, ये पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, मैंने आपको पहले कहा था कि विकासशील देशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनकी जनसंख्या होगी तो उत्पादन अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि लोग खाएंगे भी तो, आपको उपभोग भी तो करेंगे, तो उपभोग होगी। और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगी भाई, प्रोडक्शन, जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने से उसकी आपूर्ति के लिए हमको चीजें बनानी पड़ेंगी तो हमको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री होगी तो वो कहाँ होगी, जमीन पर होगी तो हमको पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, फिर उनके लिए रोड बनानी पड़ेगी, बिजली लानी पड़ेगी, कोयला खोदना पड़ेगा। तो सबकी कहीं ना कहीं एक दूसरे से
आपका जुड़े हुए हैं और उत्पादन और उपभोग के संसाधनों की मांग पर पुनर्सर्जन और इसी से पर्यावरणीय अवशोषण क्षमता पर आपका दबाव बढ़ेगा। तो ये सब चीजें किस वजह से है? ये सारी चीजें केवल आपके इस वजह से ही हो रही है कि हमारे पर्यावरण पर लोगों की भोग और जो उत्पादन की वजह से ये सारी समस्याएं जो है हमारे सामने दिख रही हैं और ये हमारे सामने बन रही हैं। अब कह रहे मांग और आपूर्ति से संबंधित से उल्ट गए हैं, कह रहे जो डिमांड और सप्लाई हुई है इसी की वजह से सारी चीजें उलट गई हैं। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधन और सेवाओं की मांग अधिक है, लेकिन उनकी पूर्ति कैसी है? पूर्ति सीमित है और उनके कारण अधिक उपभोग और दुरुपयोग है। अब पूर्ति कैसी होगी? सीमित, उपभोग अधिक है और उनका दुरुपयोग इस वजह से अपशिष्ट सर्जन, प्रदूषण, पर्यावरण मुद्दे, आजीविका और भी गंभीर हो गई। देख रहे हो? कह रहे वन कटाव द्वारा भूमि का अपक्षय और जैव की क्षति और आपका वायु प्रदूषण सब कुछ होगा। पेड़ कटेंगे तो मिट्टी का कटाव भी होगा, जैव विविधता भी लॉस होगी और वन्यजीव संसाधनों का घर भी नाश होगा और पेड़ कटने से वायु जो आपका प्रदूषण को सोखने की क्षमता थी वो भी नष्ट होगी। एक पेड़ कटने से कितने सारे लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? समझते सब हैं, करता कोई नहीं। यानी कि सबके पास तरीके हैं, समाधान है, सॉल्यूशन है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति की बहुत यही कारण है कि वक्तव्य सब देते हैं और कर्मठता कोई करता है। ये सबसे बड़ी बात हमको इसमें देख लिया। आखिर में जो भारत का पर्यावरण है की स्थिति क्या है और कैसा वो आपका बना। भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदी व उपनदी, हरे भरे वन, भूमि सतह के नीचे यातायात में बहुत खनिज पदार्थ, हिंद महासागर में विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ पहाड़ियों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। दक्षिण के पठार में काली मिट्टी, विशेष रूप से कपास की मिट्टी उपयुक्त है। इसके कारण इन क्षेत्रों में कपड़ा केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्र में से एक। विश्व के सबसे गहन खेती घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित है, फिर भी वे अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और के वन्य जीवों को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लोहा, कोयला और प्राकृतिक गैस बारे भारी भंडार और भारत में ही विश्व के समस्त लोहा अयस्क भंडार 8% उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा, कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम इत्यादि मिलते हैं, लेकिन भारत में विकास के फलस्वरूप सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालते हैं। यार है सब कुछ, लेकिन हमारे पास कैसे हैं? रिसोर्सेज आपका लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज पर पॉपुलेशन का दबाव होने की वजह से दबाव रहता है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी का असर पड़ता है। भारत के पर्यावरण को दो तरफा का खतरा है। एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण अपक्षय और दूसरा खतरा संसाधन संपदा में तेजी से बढ़ती औद्योगिक क्षेत्र की प्रदूषणता करेगी। आपके इंडस्ट्री की वजह से जो आपका लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, वो भी एक क्षमता और खतरे की स्थिति को हमको दिखाई देती है। ठीक। और कह रहे हैं कि भारत में गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा क्षरण, वन्यजीव वन कटाव, वन्यजीव का जीवन विलुप्त हो रहे हैं, भूमि का अपक्षय, जैविक विविधता की हानि, शहरी क्षेत्रों में वाहन उद्योग और ताजे पानी का प्रबंधन में दिक्कत है और जो ठोस अपशिष्ट हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जिसका मुख्य अस्थिर प्रयोग, अनुप्रयोग के परिमाण की वजह से हमको ये सारी चीजें दिखाई देती। ठीक। भारत में क्या स्थिति, चलिए हुआ आगे देखिए।
पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, उससे संबंधित खतरे और विलुप्तता की स्थिति कैसी बनी हुई है, इन चीजों पर हम लोग गौर करें। बहुत सस्तित और कल हम पेड़ों से संबंधित एक आंदोलन चला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।